वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का मेन टॉपिक जो है हम लोग का केमिस्ट्री में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो चलिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैंने तो कहा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा और मैं ले आया क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन में। क्या करूं, मजबूरी है लेना भी। तो चलिए कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वेव का जो थ्योरी होता है ना, जितने भी रेडिएशंस जो होते हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं, उन सभी रेडिएशंस में दो तरह के नेचर होते हैं। क्या क्या नेचर होते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्लस मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो तरह का नेचर होता है। उसी तरह से एक और नेचर जो होता है वो होता है ड्वाल नेचर। माने एक और नेचर है जिसको हम लोग कहते हैं ड्वाल नेचर। दो तरह का ड्वाल नेचर होता है, एक तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक हो गया, और ये जो ड्वाल नेचर जो होता है यह होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर का, पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। ठीक है ना। यानी वेव जो है, जितने भी तरह का रेडिएशन है, चाहे वह लाइट हो चाहे एक्सरे हो, जितने भी तरह का रेडिएशन, वो रेडिएशन का अगर हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं तो एक तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग स्टडी करते हैं, और दूसरा ये स्टडी करते हैं ड्वाल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। जैसे मैं जब घर पर रहता हूँ तो अपने बच्चों के लिए पिता हूँ और अपने पिता के लिए बच्चा हूँ, यानी दो नेचर। जब अपने इंस्टीट्यूट में रहता हूँ तो अपने छात्रों के लिए क्या हूँ? स्टूडेंट्स हूँ, नहीं ना। अपने छात्रों के लिए मैं क्या हूँ? टीचर हूँ, और मैं अपने टीचर के लिए छात्र हूँ, है ना। तो हर जगह सभी का नेचर अलग अलग होता है। तो ठीक उसी तरह से वेव जो है थी, उसके दो नेचर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा ड्वाल नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर। तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो लाइट जो होता है, जो सबसे ज़रूरी है हमारी आंखों के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस जो है, हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। तो द थ्योरी एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट सच एज डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये जो कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना कि एनर्जी हमेशा कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। एनर्जी जो है कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे आप चूल्हा जला दो तो कंटिन्यू एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई लाइट अगर है, चल रहा है तो कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। हीट अगर जल रहा है, आग जल रहा है, तो कंटिन्यू एनर्जी का जनरेट हो रहा है। तो इस थ्योरी से हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस इसको तो एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्या? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो दो चीज़ें हैं जिसे कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं आपको। एक क्या है, हम लोग देखेंगे क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ध्यान से देखो बाबू, बहुत आसान है, सिंपल है। ठीक है। दूसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर के एक्सरे वगैरह काम करता है। तो ये दोनों को कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंटिन्यू जनरेट करता है। कहीं भी आग लग गया तो, लाइट चल रहा है तो, ठीक है ना। ये इस थ्योरी को कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये जो दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसके अनुसार ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है और यह भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो प्लैंक साहब आ गए, है ना। तो इसके पहले दिमाग में एक सवाल आया, भैया ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? सर तो बोल दिए, हम सुन लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है
कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी आइडियल बॉडी जो कि रेडिएशंस को इमिट करे, इमिट मतलब निकाले या एब्जॉर्ब्स करता है, जितने भी तरह का वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी बॉडी, ये एक आइडियल बॉडी है, ये एक आइडियल बॉडी ले लिया और इस आइडियल बॉडी पर, ठीक है ना, किसी भी वेवलेंथ का या किसी भी फ्रीक्वेंसी का कोई भी रेडिएशन आप डाल दो, ठीक है, तो वो उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसा भी डाल दो एब्जॉर्ब कर लेगा, और किसी भी तरह का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को बाहर वो फिर इमिट्स भी कर सकता है। तो ऐसे आइडियल बॉडी को जो कि किसी भी नेचर के, ठीक है ना, कोई भी नेचर का आपका रेडिएशन हो, है ना, या एनी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन जो होगा उसे वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स कर सकता है या इमिट्स कर सकता है, दोनों चीज कर लेते कोई आइडियल बॉडी। तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लैक बॉडी, उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बेल्ट नहीं, जूडो कराटा वाला, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो रेडिएशन इमिट्स होता है उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि भाई ब्लैक बॉडी से निकला है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसकी संपत्ति है। तो सिंपल सा चीज था ब्लैक बॉडी, समझ में आ गया। एक ऐसा बॉडी जो किसी भी तरह का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हो उसे इमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये जो आप वेवलेंथ देख रहे हो ना, ये ग्राफ, तो किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, ठीक है ना, घटा बढ़ाकर प्रैक्टिकल नहीं किया करो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रैक्टिकल किया जाता है कि रेडिएशन जो इमिट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होगा इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से जो इमिट करेगा, इमिटेड मतलब समझ रहे हो ना, निकल रहा है, इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी से यदि निकलता है तो उसका नेचर क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। जो क्या करता है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। वो इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, विथ डिक्रीजेज वेवलेंथ, डिक्रीजेज वेवलेंथ। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये मालूम है सबको। यानी कहने का अर्थ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज करेगा तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो रेडिएशन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यह मैक्सिमम वैल्यू, इट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू एट अ वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ। जब ये मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करेगा कब, जब वेवलेंथ आपका लो होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरह का ग्राफ आपको क्रिएट होते हैं, और ये जो हैं आपको एक्सप्लेन नहीं होते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। इसे हम लोग क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट से इस ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक थोड़ा सा समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो 1887 में एच हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट थे एच हर्ट्ज, इन 1887, 1887 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एच हर्ट्ज। उन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया,
ठीक है। और उन्होंने कहा क्या कि द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने कहा कि कोई आपका मेटल का सरफेस है, ठीक है ना, और उस मेटल के सरफेस पर आप इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाते हो, इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डिंग करवाते हो या वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो वहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। और द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी गोल्ड का मेटल का पत्थर ले लो, पतला सा, ठीक है ना, और उस पर हम लोग क्या किए कि बॉम्बार्डमेंट कराते हैं रेडिएशंस का, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इजेक्ट किया और ये चमकने लगा, तो यहाँ पर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसको आपको दिखाने वाले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव किया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, उन साइंटिस्ट का नाम था एच हर्ट्ज 1887 में। और इसे भी हम लोग क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स है, उससे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो प्लैंक साहब आ गए, ठीक है ना, प्लैंक्स, और उन्होंने दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उनका कहना क्या है, एक लाइन में समझ लो, सिंपल सा लाइन में। उनका कहना है कि रेडिएशन जो इमिट करता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो गुच्छों में, बंडल में होता है, पैकेट्स में होता है, ठीक है ना, पैकेट में वो आता है। यानी कि जब भी रेडिएशन जो निकल रहा है वो इस तरह का पैकेट में निकलते रहता है और इस तरह का पैकेट में कंटिन्यू निकलता है। यानी ये क्या होता है, पैकेट्स में। देखिए क्या दिमाग लगाया, वही नहीं हो रहा है, लेकिन इसको कह रहे हैं क्या, पैकेट्स में ये आ रहा है। तो सो सिंपल। तो जितने भी रेडिएशंस जो हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो किस चीज़ के फॉर्म हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एनर्जी के फॉर्म हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ओके, क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी के रूप हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बिलीव करता है किसमें, कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है वो बिलीव करता है कि कंटिन्यूअस जनरेट हो रहा है रेडिएशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स द एनर्जी may be emitted or absorbed in any value from infinitely to small to infinitely large। किसी भी वैल्यू का हो, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, वो कंटिन्यूअस एनर्जी का जनरेशन वहाँ होता है। लेकिन ये थ्योरी तो आपका ना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर पा रहा है और ना हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक साहब ने 1901 में एक नया रिवोल्यूशनरी थ्योरी दिया। रिवोल्यूशनरी, अब देखिए रिवोल्यूशनरी से आप हड़बड़ाइए नहीं, है क्रांतिकारी थ्योरी, एक ऐसा थ्योरी दिया जो पूरा चीज़ को ही उलट पुलट दिया, चेंज कर दिया। और उन्होंने कहा इस थ्योरी को क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में इन्होंने सिंपल सा टर्म्स यूज किया और कहा कि रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो आपका कंटिन्यूअसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है ना, लगातार नहीं चलते रहता है। जैसे कि आपकी गाड़ी चलती है कि भाई कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर कट दिखाया, फिर यहाँ आया, यहाँ, इस तरह का पैकेट में ये चलता है, पैकेट में है और ये पैकेट में ये चलता है। बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ये क्या चलते हैं, डिसकंटिन्यूअसली चलते हैं, नॉट कंटिन्यूअसली। ध्यान देने का चीज है कि इमिटेड या एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं होते हैं, क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में रहते हैं। जो मैंने बताया था, छोटे छोटे क्या रहते हैं,
पैकेट्स में रहते हैं और इन पैकेट्स को कहा जाता है क्या, क्वांटा। इसी पैकेट्स को कहते हैं क्या, ये जो गिफ्ट पैकेट्स है इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटा कहते हैं, है ना। दिस गिफ्ट पैकेट इज नोन एज क्वांटा। लेकिन यदि यही जो गिफ्ट पैकेट है लाइट के टर्म में कहिएगा, ठीक है ना, लाइट के लिए हम लोग, इस लाइट के लिए हम लोग इसे कहते हैं क्या, फोटोन कहते हैं, PHOTON, फोटोन। लाइट के लिए क्या कहते हैं, फोटोन। क्लियर है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि प्लैंक साहब ने क्या कहा, बहुत सिंपल टर्म में उन्होंने समझा दिया। और ये प्रत्येक जो क्वांटम जो होता है, क्वांटा होता है, इसके पास, प्रत्येक के पास डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हर एक के पास डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, प्रत्येक क्वांटा के पास। ये क्या है, क्वांटा है, दीज आर क्वांटा, है ना। और प्रत्येक के पास डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, सबके पास निश्चित एनर्जी होती है। और जो रेडिएशन जो आप देख रहे हो, जो लाइट देख रहे हो, जो हीट देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस जनरेट नहीं हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, डिसकंटिन्यू, छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रहा है। लेकिन ये हमको पता तो चलेगा नहीं, ये नंगी आंखों से दिखाई देगा नहीं। तो दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इन्होंने कहा क्या कि अब इसको फार्मूला देते हैं, ठीक है ना, कि कहे क्या कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इन्होंने कहा क्या कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस क्वांटा से निकल रहा है वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। इनका कहना है क्या कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लियर है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन हो रहा होगा ना उसी के फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। यदि लाइट कहेंगे तो लाइट का अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को यदि हम लोग ई से डिनोट करें, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं ई से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस, न्यू से, न्यू। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब प्लैंक साहब कहें कि भाई थ्योरी दिए हैं तो मेरा नाम अब अमर रहना चाहिए। तो जब इस प्रोपोर्शनल टू को जब हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, जब इक्वल टू के टर्म में लाएंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से फार्मूला आ गया क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और ये जो H है ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इससे गुना किए तो आ गया। और इस यूनिवर्सल कांस्टेंट का नाम प्लैंक साहब ने रखा प्लैंक्स कांस्टेंट। भाई हम दिए हैं तो मेरा नाम रहना चाहिए जिंदगी भर, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। तो इस H को हो गया। अब इस H का वैल्यू भी उन्होंने बताया कि भाई इस H का वैल्यू कितना होगा। तो इस H का वैल्यू उन्होंने कहा 6.6234 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये H जो है, व्हाट इज दिस H, नॉट अल्फाबेट H हेयर, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू इन्होंने निकाला और वो बताया 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये तो आपको रट्टा मार याद रखना है, ये भी रट्टा मार याद रखना है। और इसी का दूसरा टर्म में इन्होंने कहा 3.99 इंटू 10⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। अब देखिए ये अलग जो एक और वैल्यू है ये भी आपको याद रखना है, 3.39 इंटू
10⁻13। क्लियर है क्या? किलो जूल सेकंड। ओके, किलो जूल सेकंड पर मोल। अब ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम बनवाएंगे ना तो वहां आपको ये याद रहना चाहिए। E बराबर एच न्यू, और H का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या 3.39 इंटू 10⁻⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। ओके, तो प्लैंक साहब ने थ्योरी दिया, तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो पूरा एनर्जी जो निकलेगा इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, चाहे इमिशन के दौरान या एब्जॉर्ब के दौरान, बाई ए बॉडी विल बी सेम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। अब ये एक बड़ा अच्छा टर्म दिया कि जो निकलेगा वो क्या होगा? होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कहने का अर्थ हुआ क्या? ये ध्यान दो, होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ये भी इन्होंने कहा कि जो एनर्जी इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा बॉडी से, वो हमेशा होल नंबर का मल्टीपल होगा। यानी E बराबर एच न्यू तो हम लोग जानते ही हैं। ओके, ये हम लोग जानते हैं। न्यू के बराबर हम लोग लिख सकते हैं C बाई लैम्डा, तो HC बाई लैम्डा लिख सकते हैं। और ये जब भी निकलेगा तो पैकेट में निकलता है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, कितना पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है? 1.5 पैकेट, सवैया पैकेट, पौन पैकेट, ऐसे नहीं निकलता एनर्जी। ठीक है ना? टू माने कि हमेशा रहेगा तो होल नंबर का मल्टीपल रहेगा। 1 पैकेट रहेगा लेकिन आधा नहीं हो सकता है, 0.25 पैकेट नहीं हो सकता। जब भी होगा तो होल नंबर का मल्टीपल होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू NH न्यू, वेयर N इज होल नंबर, इंटीजर। जहां पर हमारा N क्या है? इंटीजर है। वेयर N इज एन इंटीजर। अब इंटीजर मतलब क्या हो गया? इंटीजर मतलब हो गया दैट इज 1 2 3 4 सो एंड सो, है ना? 1.5 1.25 ये सब नहीं चलेगा। क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं NHC बाई लैम्डा। ये किन्होंने कहा? प्लैंक्स साहब ने। क्लियर है आप लोग को ये सब चीज कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट होगा वो मल्टीपल होता है हमेशा किसका? होल नंबर का। क्योंकि पैकेट जो होगा वो 1 2 3 4 5 पैकेट ऐसे आएगा। आपको कुरियर जब भी आता है तो 1 पैकेट आएगा तो 2 पैकेट आएगा, 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट कभी आप रिसीव करते हैं नहीं ना, आधा पैकेट रिसीव करते हैं नहीं। तो पैकेट्स हमेशा होल नंबर का मल्टीपल होता है। अब ये सब तो हो गया। अब ये जो एनर्जी रेडिएस इमिट होता है, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेडिएशंस का एनर्जी होगा, है ना। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस जो होते हैं, हायर द फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा द मोर एनर्जेटिक आर कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन्स। कोई भी फोटोन्स ले लो, ठीक है ना, उस फोटोन्स की एनर्जी कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, ये ध्यान देने का चीज़ है। मोर एनर्जेटिक कब होगा? जब आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, हायर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और क्या होगा? मोर एनर्जेटिक होगा जब आपका लोअर वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ कम होगा तो। क्लियर है? वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो जैसे कि हमने बताया था ना, E बराबर एच न्यू और E बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से तो क्लियर है कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू का, और E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। यानी वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि व्हेन वी ईट आयरन बार, यदि हम लोग कोई आयरन बार ले लें, ठीक है ना, ये आयरन का बार है और इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करेंगे तो फर्स्ट इट बिकम्स रेड, सबसे पहले इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? रेड।
सबसे पहले इसका कलर रेड होगा, देन ब्राइटर ऑरेंज, और इसके बाद ये ब्राइटर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उसके बाद येलो होगा, ठीक है, एंड बिगिंस टू ग्लो विथ व्हाइट लाइट एंड देन ब्लू लाइट, फिर व्हाइट और फिर ब्लू लाइट आ जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, VIBGYOR वाइब गायर, ये आपको सबको याद है ना। तो रेड जो है, और हम लोग जानते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये भी हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ यदि कम रहेगा तो आपका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी कम रहेगा। तो ये जो R है, इसका वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो जब वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी रेड कलर शो कर रहा है क्या, कि एनर्जी का रेडिएशन मिनिमम है, एनर्जी रेडिएशन मिनिमम हो रहा है। तो जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे उस आयरन बार का कलर क्या होगा, रेड से ऑरेंज होगा, फिर ऑरेंज से येलो होगा, फिर येलो से ग्रीन होगा, और ग्रीन से ब्लू होगा। और ये जो ब्लू कलर है, आपका जो घर में गैस जलता है उसमें कैसा कलर निकलता है, रेडिएशन ब्लू कलर का निकलता है ना, यानी बहुत ज़्यादा। तो जब ब्लू कलर है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी इन सब की तुलना में ज़्यादा हो गया। तो इस ब्लू कलर से एनर्जी भी ज़्यादा इमिट करेगा। ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या है, कम है ना। जैसे जैसे इधर जा रहा है वेवलेंथ क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इधर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो आपका एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, और इस इंक्रीज एनर्जी को ये डिफरेंट कलर जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। और वाइब गायर तो मैंने पहले पढ़ाया भी है आप लोग को। क्लियर। अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, E बराबर एच न्यू और E बराबर एच सी बाई लैम्डा, ये आप याद रखना, काम हो गया। बाकी तो कॉन्सेप्ट मैंने आपके माथे में जाकर के बैठ ही गया हूँ, वो तो निकलने वाला मैं रहा नहीं, वो निकलूँगा नहीं, और एग्ज़ाम में मैं अच्छा नंबर दिलाऊंगा। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्वांटा, 1 मोल क्वांटा के द्वारा। अब मोल में वो देखेंगे क्या होता है मोल, अभी हम नहीं चर्चा करते हैं, नहीं इसको छेड़ेंगे। और फोटोन्स दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, अभी भी नहीं छेड़ेंगे उसको। इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, उसे हम लोग कहते हैं 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। 1 मोल क्वांटा से एनर्जी एब्जॉर्ब हो या इमिट हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। और 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू Na एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इंटू एच न्यू, दैट इज इक्वल टू Na इंटू एच सी बाई लैम्डा, यानी 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। एक चीज और हम लोग डिफिनीशन देख लिए कि 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, अभी तो इतना पढ़े ही थे, आइंस्टीन ऑफ एनर्जी में क्या किए, इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू हम लोग पढ़े हैं, E बराबर एच न्यू, E बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, एच सी बाई लैम्डा। और इसमें हम लोग क्या किए, 1 मोल को मल्टीप्लाई किए एवोगाड्रो नंबर Na। अब ये आगे देखेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल अभी तुम लोग रट्टा मार लो, तो रट्टा तो क्या मारना, याद तो हो ही गया लगभग, ठीक है। अब क्या है, आइंस्टीन साहब, नाम जानते ही हो सब लोग, बड़ा दिमाग वाले आदमी थे। उन्होंने कहा क्या कि जब कोई मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशन से आप स्ट्राइक करोगे, ठीक है ना, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स जो रिजेक्ट निकलेगा, आसानी से निकलेगा नहीं। कोई भी मेटल्स जो है ना, कोई भी मेटल्स, इस पर जब आप बम्बार्डिंग करोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नहीं आसानी से, यहाँ से नहीं निकलेगा आसानी से। इसके पास एनर्जी है कि भैया हम नहीं निकलने देंगे। जैसे आपके घर में चोर आ जाए तो आपका गेट है तो आप अपना पूरा ताकत से रोके रहिएगा, और वो अपना बाहर से ठोक रहा है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक कि हमारा ताकत उससे ज़्यादा रहेगा।
और उस ताकत को जिससे कि उस चोर को अंदर नहीं प्रवेश करने दे रहा है और वो हमको छीन के बाहर नहीं निकालेगा, खींच के बाहर नहीं निकालेगा, तो वो जो ताकत मेरे अंदर है उस ताकत को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माने जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख ले हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक हमको नहीं निकलने देगा, हम रोके हुए हैं। अब वो लगा रहा है दम, लगा रहा है दम, अगर वो थक गया, उसका एनर्जी कम, तो थक के चला जाएगा, हम आराम से घर में सुरक्षित रह गए। और अगर उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, तोड़ के निकालेगा, कहेगा बाप रे बाप थक गए, ठीक है ना, निकाले में थक गए, यानी उसको एनर्जी लगा मेरे को बाहर निकालने में। तो दैट एनर्जी इज थ्रेशोल्ड या बाइंडिंग एनर्जी। अब जब इसको इतना एनर्जी निकला, अब उसके पास कितना एनर्जी बचता है। अब जितना एनर्जी बचेगा उतना ही एनर्जी से हमको मारेगा, पीटेगा, है ना। तो यानी कहने का अर्थ हो गया हमारे को, इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स, जो फोटोन्स आपका निकल रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स, अगर आप उसको निकालोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें जो निकालेंगे, जो हम एनर्जी निकालेंगे, वो दो तरह का एनर्जी उसके पास होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम किसी पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं और यहाँ से अगर कुछ निकलना शुरू किया एनर्जी, तो इसके पास तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा जब उसके पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी से उसको मारेंगे तब वो घर से बाहर निकलेगा, है ना। और उसके पास जो एनर्जी रहेगा, मारिएगा तो पूरा छटपटाएगा बाहर, वो भी मारा घुसा घुसी मारना शुरू करेगा, यानी निकला बाहर तो फिर वो शुरू हो गया, है ना, मारा पीटी चालू हो गया। तो यानी कि एक एनर्जी है उसके पास, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी एनर्जी ऑफ ए स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस, और क्या निकलेगा उसके बाद जो एनर्जी निकलेगा बाहर। तो हो सकता है कि जैसी गेट खोलेगा चोरबा, वो इतना अंदर से निकलेगा तेजी से ना कि चोरबा को उठा के लेकर बाहर बिक देगा, फक, बड़ी तंग किया, उसको मार के पछाड़ देगा, वो भी हो सकता है ना। या निकलेगा तो चोर उस पर हावी हो जाएगा, ज़्यादा उसका एनर्जी है तो प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ से निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई डी डॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि आप निकाल रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का एनर्जी, उसको हम लोग को स्टडी करने पड़ रहा है। एक तो उसको निकालने में जो ताकत लगा वो बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। यानी जितना हम लोग को फोटोन को पर स्ट्राइकिंग करने में एनर्जी लगा वो उसके बराबर होता है। और इसी बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गया। यानी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/2 mv²। अब प्लैंक्स कांस्टेंट में हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को E बराबर, प्लैंक्स कांस्टेंट जो आपका जो ये जो एनर्जी निकल रहा है, इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, E बराबर hν है, ठीक है ना, E बराबर hν है। अगर हम लोग देखना चाहें कि कितना एनर्जी है, तो ये जो hν जो निकलेगा, ठीक है ना, ये जो hν जो एनर्जी निकल रहा है वो कितना है, ये प्लैंक एनर्जी ऑफ स्टैकिंग फोटोन्स, ये hν इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, दैट मान लेते हैं कि वो x है, वो हो गया x प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला तो आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में ही, और आगे पढ़ेंगे भी, 1/2 mv², 1/2 mv², क्लियर। ये हो गया hν बराबर x प्लस 1/2 mv²। अब E जो x है ये बाइंडिंग एनर्जी है, E भी तो एक तरह का एनर्जी ही है।
दैट मीन्स यह भी आपका इनिशियल, मान लो कि इसको निकालने में जो हमको एनर्जी लगा, ठीक है ना, तो इसका शुरू में जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू जीरो, उसे मान लो न्यू जीरो, इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो दैट इज एच न्यू बराबर, क्योंकि इस एनर्जी को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगा उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्स जो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एक्स की जगह पर एच न्यू जीरो, क्योंकि ई बराबर एच न्यू हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के अनुसार, तो एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv², ये भी है भैया, न्यू नहीं है, 1/2 mv²। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/2 mv² बराबर एच न्यू, ये एच न्यू जीरो को इस साइड ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा एच न्यू जीरो। अब एच कॉमन ले लो तो 1/2 mv², तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², इसी को हम लोग कहते हैं क्या 1/2 mv², है ना, काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं 1/2 mv²। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं क्या 1/2 mv² बराबर हमको क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, क्लियर, ठीक है। अब एच कॉमन ले लिए तो ये हो गया न्यू माइनस न्यू जीरो, यानी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो है अभी वो क्या है 1/2 mv², भी है ये, और ये क्या है न्यू है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, क्लियर। अब इस पर बहुत सारा फार्मूला बनेगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बाप रे बाप, इसको निकालने में बड़ी ताकत लगता है। तो यहाँ पर जो न्यू जीरो है एच न्यू जीरो, है ना, एच न्यू जीरो जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। एच न्यू जीरो जो है, ये जो एनर्जी लग रहा है, इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या, वर्क फंक्शन, यानी जो फंक्शन करने में जो वर्क लग रहा है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, क्लियर है। ये एनर्जी इंसिडेंट हुआ, एच न्यू निकला 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एनर्जी निकला। और ये जो होता है वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, है ना। जो एनर्जी जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो वह मिनिमम एनर्जी हमारा कहलाता है क्या, वर्क फंक्शन, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर ही दिया कि भैया दो चीज़ है, ई बराबर जो पढ़े आप लोग 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। यदि आपका बम्बार्डमेंट जो है हो रहा है वह इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तभी वह इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाएगा, और अगर ज़्यादा नहीं होगा तो इजेक्ट नहीं करा पाएगा, क्लियर है। और एक टर्म और जान लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी जान ही लो, याद कर लो। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी एक्वायर्ड किया हुआ रहता है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा तो उसे हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, सो सिंपल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको वोल्ट से गुना कर दिए इंटू 1 वोल्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और इसी का दूसरा यूनिट है जूल कह सकते हैं, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि यह एनर्जी है। अब क्या है ना कि
आपका जो एनर्जी जो होता है, रेडिएशन जो होता है, वह ड्यूअल नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हम बता चुके हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कौन कौन। एक है पार्टिकल नेचर का और दूसरा है वेव नेचर का। लाइट जब पढ़ाएंगे ना तब उस समय और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? न्यूमेरिकल्स पर। बहुत हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अब इस प्लैंक्स क्वांटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना, जो एग्जाम में आते हैं या आपके अगले एग्जाम में आएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।